लेकिन विष्णु त्रिपाठी, अब सवाल ये बनता है कि जनगणना होगी नहीं, ओबीसी के नाम पर सियासत होगी। 52% का अभी के हिसाब से ओबीसी का डेटा, और क्योंकि ओबीसी अक्सर इतिहास में ये देखा गया कि क्षेत्रीय पार्टियों का कब्जा रहा ओबीसी पर, शिफ्ट हुआ 2014 में 34% बीजेपी को चला गया, 2019 में और बढ़ा 44% बीजेपी को चला गया। ऐसे में क्या ये जो इंडिया अलायंस की क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका कब्जा रहा ओबीसी वोट बैंक पर, क्या वो डेंट लगाते हुए दिख रहे हैं, या फिर वर्सेस खड़ा हो जाएगा इधर विश्वकर्मा योजना, या फिर हो सकता है तब तक कोई और योजना भी आ जाए? और विपक्ष की जो ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश है वो कितनी कारगर, सत्ता पक्ष की इंटैक्ट रखने की कोशिश कितनी मजबूत दिखती है? देखिए, एक तो जब हम ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करते हैं या पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ दो राज्य होते हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार। और यहीं पर ओबीसी की पॉलिटिक्स, आप झारखंड में कौन सी ओबीसी पॉलिटिक्स है? आदिवासी पॉलिटिक्स है। मध्य प्रदेश में आदिवासी पॉलिटिक्स है, जनजातीय पॉलिटिक्स है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में देखिए, अभी एक व्यक्ति जो है वो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था आरक्षित वर्ग में लाने के लिए। अपने वो ये नहीं कह रहा था कि आप आरक्षित वर्ग में लाओ, बल्कि वो कह रहा था हमारे समाज को कुणबी समाज में घोषित कीजिए। तो ये आप जब आप बिहार और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बात करते हैं, तब ये ओबीसी और पिछड़ा वर्ग, इसकी पॉलिटिक्स की बात तो मेरे हिसाब से ज्यादा कारगर और फलीभूत होने वाली होती है। लेकिन जब आप लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में और खासकर आप 2024 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो पूरे भारत की जो जातिवार और जातीय संरचना है, उसमें सारा सिनेरियो जो है वो बिहार और यूपी जैसा नहीं है। तमिलनाडु की अलग स्थिति है, कर्नाटक की अलग स्थिति है, आंध्रा तेलंगाना की अलग स्थिति है। तो ये जो एक साथ हम बिल्कुल एक ही फार्मूले पर, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड से आते हैं और सारे आपके ओबीसी और बैकवर्ड के जो नेता होते हैं, वो आप कहीं से भी मुलायम सिंह यादव से लेके लालू यादव जी से, मोटे तौर पर लोहिया जी की भी चर्चा होती है, यूपी से ही आते थे। तो हमें अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में देख रहे हो, तो कृपया जो केवल यूपी और बिहार को फोकस करके ओबीसी बैकवर्ड पॉलिसी या पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं, इसको थोड़ा व्यापकता और समग्रता में देखना होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो एक बात हो रही है जातिवार जनगणना की, तो हमें ये देखना होगा कि भाजपा नहीं, सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सुप्रीम कोर्ट में जातिवार जनगणना का जो विरोध कर रही है, उसके पीछे वो तकनीकी कारण बताती है, और वो तात्कालिक कारण है और सतही कारण। मैं ऐसा फील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने यादवों, कुर्मियों, जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स में जिनका आधिपत्य था, और जो आदरणीय रामकृपाल जी कह रहे थे, जो क्रीमी लेयर की बात कह रहे थे, उसने उस क्रीमी लेयर के आधिपत्य को तोड़ने का यूपी और बिहार में भरपूर प्रयास किया है। उसका उसको फायदा भी मिला है। और आप ही अभी हमारे सारे सीनियर्स कह रहे थे कि जो प्रभावी पिछड़ी जातियां हैं, उनके अदर जो अतिरिक्त जो छोटी छोटी जातियां हैं, जो वस्तुतः आर्थिक और राजनीतिक कारणों से लाभ उठाने में अब तक अक्षम रही हैं, बीजेपी का वोट बैंक वो बना है। नहीं विष्णु जी, लेकिन आप एक बात बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तकनीकी दिक्कतें बताई गई सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की तरफ से, क्या राजनीतिक दिक्कतें नहीं है क्या? मैं ऐसा सोचता हूं, और मेरी जो बीजेपी के कुछ सांगठनिक नेताओं से बात होती है, और फिर मैं इसमें बहुत एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब जातिवार जनगणना की बात आती है, तो जातिवार जनगणना से सर्वाधिक राजनीतिक समीकरण अगर कहीं प्रभावित होंगे तो बिहार में होंगे, उत्तर प्रदेश में होंगे, और शायद कुछ हद तक महाराष्ट्र में होंगे। और वो उनकी अपनी धारणा ये है कि जातिवार जनगणना होने से, अगर ईमानदारी से जातिवार जनगणना होती है,
तो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को लेकर के, उनकी संख्या को लेकर के जो तमाम मिथक है, गलतफहमियां है, वो सब दूर हो जाएंगी। और वास्तविक जनसंख्या के आधार पर जो छोटी छोटी पिछड़ी और अति और अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, उनको जब अपने संख्या बल का अंदाज लगेगा, तब उनको इस सच्चाई का पता लगेगा कि वास्तव में अभी तक पिछड़े वर्ग के नाम पर राजनीतिक आर्थिक लाभ लेने वाले जो लोग, बिल्कुल ये कलाई खुलेगी। संजीव जी जुड़ गए हालांकि मेरे साथ, लेकिन रामकृपाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। तो क्या जातिगत जनगणना अगर होती है तो वाकई सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होगा, या इसका नुकसान सारी पार्टियों को होगा जिन्होंने अभी तक पिछड़ों के नाम पर सियासत की? देखिए, विष्णु जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही है। और मैं आप एक सवाल उठाता हूं, कर्नाटक में सिद्धारमैया ने अपने पिछले कार्यकाल में यह काम करा लिया था 2015 में। हाँ, आज तक वो रिपोर्ट क्यों नहीं बाहर लाई जा रही है? कांग्रेस आज जाति गणना की बात कर रही है, उसकी है सरकार, जिसने ये कराया था, क्यों नहीं ला रही है? जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसे ही ये आंकड़े सही आएंगे, भयानक रूप से, मंडल के समय तो कम था, जो चीजें आएंगी उससे पर्दाफाश हो जाएगा कि जो अब तक जातीय राजनीति करते रहे, मलाई किसने खाई है और पिसा कौन है, क्या तस्वीर साफ होगी रामकृपाल जी? मैं इसीलिए कह रहा हूं। देखिए, वो आंकड़ा जैसे अभी बता रहे थे ना, एक रिपोर्ट दे दी गई है। सवाल इस बात का है, ये डेटा तो आएगा ना कि किस जाति का कितनी हिस्सेदारी है और उसको आरक्षण में कितना लाभ पहुंचा है, और जिसकी संख्या ज्यादा है उसको आरक्षण में क्या मिला है। तो इसमें सारी सरकारें आएंगी, पूरे समाज में कैसी उथल पुथल होगी, जिस डर से सिद्धारमैया और कांग्रेस की सरकार अपने ही राज्य में इस रिपोर्ट को सामने नहीं ला रही है। सबसे पहले तो कर्नाटक की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। तो क्या विपक्ष एक्सपोज होने को तैयार है क्या? क्योंकि सारी पार्टियों की पोल पट्टी खुलेगी और मैं आरक्षण पर भी आऊंगी।